भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। न केवल समाजवादी पार्टी, देश के बहुत सारे दल हैं जो ये जाति जनगणना चाहते हैं कि हमारी जाति की जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी संभव हो पाएगा कि विकास योजनाओं से हम कैसे जोड़ें उनको। यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देश के अंदर एक राजनीतिक गर्मी गर्मा का बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है और इसी राजनीतिक माहौल में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है हाउ कास्ट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, देखा जाए आज के दौर में अगर कोई भी राजनेता हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो उस व्यक्ति का नाम पूछने के बाद सबसे पहले पूछता है कि भैया आपकी जाति कौन सी है, आप एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का अपना अपना एक वोट बैंक है। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि कास्ट सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम से इतना ज्यादा इंटरमिक्स हो गया? इसका इतिहास क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या ग्रास रूट लेवल पर रिजर्वेशन का, कास्ट का कोई फायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसका उपाय क्या है, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज दोस्तों खुलकर चर्चा की जाएगी। बिहार की सरकार ने अपने यहां पर एक जातीय जनगणना कराई, कास्ट सेंसस कराया और उन्होंने पाया कि 63% जो आबादी है वो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। उसके बाद से जो अपोजिशन पार्टी है वो इस बात की लगातार डिमांड उठा रही है कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। वहीं जो रूलिंग पार्टी है, मतलब बीजेपी की जो पार्टी है, वो बार बार ये कह रही है कि भाई ये जो कास्ट सेंसस जो बहाना है अपोजिशन पार्टी का, वो हमारे सोसाइटी को अलग अलग भागों में तोड़कर अपीजमेंट की राजनीति करना चाहती है। हालांकि अपोजिशन पार्टी का ऐसा दावा है कि वो कास्ट सेंसस इसलिए कराना चाहती है ताकि वो पता करना चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, जैन, हिंदू कितने हैं, ताकि इसके हिसाब से वो उनके लिए सोशल पॉलिसी बनाने का जो काम है उसको वो अच्छे तरीके से कर सके और ग्रास रूट लेवल पर सबको फायदा हो सके। आज के दौर में हम देखें दोस्तों तो हम इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि कास्ट के बेसिस पे छुआछूत हो, चाहे लोगों के साथ भेदभाव हो, ये आज भी भारत के कई राज्यों में, कई गांवों के अंदर इसको खुलेआम प्रैक्टिस किया जाता है। पर इतिहास में ऐसा क्या था? ऐतिहासिक ऐसे कुछ तथ्य या कुछ प्रमाण है क्या है भारतीय सोसाइटी के बारे में? एक तो हो गया कि हम मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की बात करें जो स्क्रिप्चर्स की बात है, बट क्या कोई हिस्टोरिकल या कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है? तो दोस्तों 5000 साल पहले का ऐसा हमारे पास कोई हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। पर अगर हम मेडिवल पीरियड के समय के अगर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फॉर एग्जांपल जो नंदा डायनेस्टी की बात करते हैं, तो नंदा डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था महापद्मनंद। भारतवर्ष के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। वो शूद्र डायनेस्टी से आते थे। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य जी के समय पर आए थे, बहुत महान राजा थे, वो भी शूद्र थे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें काकतीय डायनेस्टी जो अभी तत्कालीन आंध्र प्रदेश के जगह पर थी, वहां के जो राजा थे उनके तो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि वी आर प्राउड शूद्रा एंड वी आर कमिंग फ्रॉम द फुट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो हम मेडिवल पीरियड में देखें तो कई ऐसे शूद्र थे जो भारत के बड़े बड़े राज्यों में वो राजा बने। दे आर द रूलर्स, शूद्रास आर द रूलर्स इन मेडिवल पीरियड। उसी प्रकार से अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल जी। और अपने इस किताब में वो 1825 के मद्रास प्रेसिडेंसी का ब्रिटिश ऑफिशियल का डाटा कोट करते हुए बताते हैं उस समय के जो तत्कालीन जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जो स्कूल थे, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो एससी और एसटी समुदाय के लोग थे। इन दोनों आंकड़ों से दोस्तों हमें पता चलता है कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स भारत में उतना नहीं फैला हुआ था। और भी कई सारे हिस्टोरिकल प्रूफ हमें मिलते हैं दोस्तों अगर हम ध्यान से सोचने का प्रयास करें कि जैसा हमने यूरोप में या रशिया में देखा है कि दो समुदायों के बीच में विद्रोह जैसी स्थिति आ गई हो, चाहे अगर हम लेनिन का इतिहास पढ़े तो हमें कई बार हमें देखने को मिलता है कि दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, विद्रोह करते हैं, एक समुदाय का शोषण होता है, दूसरा समुदाय विद्रोह कर देता है।
बट अंग्रेजों के आने से पहले हमने भारतीय समाज के अंदर ऐसा कभी विद्रोह या ऐसा इतिहास हमने कभी नहीं देखा। हमने तो देखा है दोस्तों कि जो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इतनी प्राचीन समय से चली आ रही है, वो हेट्रोजीनियस आबादी की है। इतने इतने तबके के लोग हैं, इतनी इतनी जातियों के लोग हैं, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। अगर एक तबका दूसरे तबके का शोषण कर रहा होता तो हमारी सिविलाइजेशन इतने लंबे समय से कैसे चली आ रही है। अगर हम महाराणा प्रताप जी के इतिहास को देखें तो महाराणा प्रताप जी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अकबर और उनका साथ दे रहे थे आदिवासी जो भील और गोंड समुदाय के लोग थे। भील और गोंडों ने कभी नहीं कहा कि भाई महाराणा प्रताप आप आर्यन हैं, हम आदिवासी, हम द्रविडियन हैं। इस प्रकार की बोगस थ्योरी को दोस्तों हमने इतिहास में तो कभी नहीं देखा। नाउ कम टू द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जब भारत में आते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से अपना प्रभुत्व भारत में बढ़ाने लगते हैं, तो जब वो भारत पे गवर्न करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे, वो समझना चाहते थे कि भाई भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, यहाँ जो लोग हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए 1800 में पहली बार ब्रिटिश ऑफिशियल की तरफ से वहां पर सबसे पहले जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव किया जाता है। हर 10 सालों में जातीय जनगणना कराने का प्रभाव होता है और 1800 से जनगणना शुरू होती है और 1941 तक होती है। 1941 में दोस्तों आपको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से इस डाटा को कभी पब्लिश नहीं किया गया। 1931 तक की जो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट है वो हमारे पास है। उसके तहत अगर हम बात करें तो कास्ट के नाम पे जो सबसे पहले जो रिजर्वेशन देने की जो बात है, वो जो मैसूर जो भारत का एक प्रिंसली स्टेट था, 1921 में सबसे पहले रिजर्वेशन देने की बात उठती है और वो अपने मैसूर शहर के जितने SC और ST समुदाय के लोग थे उनको एजुकेशन में और उनको जॉब के अंदर रिजर्वेशन सबसे पहले 1921 में दिया जाता है। मैसूर के बाद से फिर वहां पर मद्रास या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दोनों जगह पर इसको फॉलो किया जाता है। 1932 में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा एक और बड़ा ही ऑफिशियल स्टेप लिया जाता है, सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जाती है। सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या है दोस्तों कि उसमें आदिवासी या दलित समुदाय के जो लोग हैं वही चुनाव के लिए खड़े होंगे, उनको वोट भी दलित, आदिवासी और ST SC समुदाय के लोग ही देंगे। मतलब जनप्रतिनिधि भी उनके समुदाय का होगा, वोट करने वाले भी उन्हीं के समुदाय के होंगे। BR अम्बेडकर जी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, बट मोहनदास करमचंद गांधी जी इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। बाद में BR अम्बेडकर जी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं महात्मा गांधी के दबाव के कारण। देश हमारा 1947 में आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद जो हमारे संविधान को बनाने वाले जो विद्वान लोग थे, उस समय के भारतीय राजनीति के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, वो इस बात का निर्णय करते हैं कि भाई जो हमारे SC या ST समुदाय के जो लोग हैं, जिनका कि कई 100 सालों से उनका शोषण होता आया है, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे मुख्य धारा के लोगों के साथ जुड़े, समाज में इनको बराबरी का हिस्सा मिले, इनके अंदर की जो हीन भावना समाप्त हो, तो इनके लिए हमें स्पेशल रिजर्वेशन देने की बात करनी होगी, जो कि बिल्कुल सही बात थी। बहुत वेलकमिंग स्टेप था दोस्तों। इस बात को लेकर ST समुदाय को दोस्तों 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, SC समुदाय को 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है और यह भी तय किया जाता है कि भाई समय समय पर हम इसको चेक करेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई अब सबको बराबरी का हिस्सा मिल गया, लोग इक्वल हो गए, जिस दिन हमें ऐसा फील होगा उस दिन हम रिजर्वेशन को बंद कर देंगे। ऐसी बात उस समय तय हुई थी, बट ऐसा कभी हुआ नहीं दोस्तों कि रिजर्वेशन को हमेशा एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया। और 1979 में एक मंडल कमीशन फॉर्म होता है और मंडल कमीशन एक नई रिपोर्ट लेकर आता है कि भाई SC और ST को तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, बट OBC कैटेगरी को भी आपको 27% रिजर्वेशन आपको देना होगा। तो 1980 में रिपोर्ट आई दोस्तों, बट 1990 तक इसके ऊपर कोई खासा ध्यान नहीं देता है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी देश के अंदर, VP सिंह की सरकार थी, और वो मंडल कमीशन को एक्सेप्ट करते हैं और OBC कैटेगरी को भी 27% रिजर्वेशन देने की मांग करते हैं। 1990 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे थे, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था दोस्तों, और राजनीति में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला दोस्तों। ये कई सारी छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों की जो पार्टियां निकल कर आने लगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार में हम देखें तो उस समय तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, काशीराम, मायावती हो, इस प्रकार की लोग अपने अपने लीडर्स को चूज करने लगे कि हम दलित की राजनीति करेंगे, हम OBC की राजनीति करेंगे, हम मुसलमानों की राजनीति करेंगे, हम यादवों की राजनीति करेंगे। तो सबको पता था कि भाई हमारी कैटेगरी के लोग इतने हैं, उनको इतना रिजर्वेशन मिल रहा है, अपने बनाए हुए वोट बैंक है और इनके माध्यम से हम सरकार चलाएंगे।
तो इस प्रकार की राजनीति जब भारत में बढ़ने लगी, इसको ध्यान में रखते हुए 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि भाई आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। पर यह जो फैसला लिया गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके बाद से अगर अभी ट्रेस करें दोस्तों कि 1947 से SC/ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 1990 से ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मतलब 30 साल और 75 साल से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? क्या भारत की जो सोशल फैब्रिक स्ट्रक्चर है वहाँ इक्वालिटी आई, वहाँ जस्टिस आई, वहाँ लोगों को बराबरी का मौका आज मिल पा रहा है? आंकड़े क्या बताते हैं? 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डाटा को पब्लिश किया और अपने डाटा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि SC समुदाय को 15% का रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी के अंदर, और अभी जो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उसमें SC समुदाय के 15.34% के लोग हैं। ST समुदाय को 7.5% का रिजर्वेशन है और 6% जो जॉब करने वाले गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं वो ST समुदाय के लोग हैं, और OBC को 27% का रिजर्वेशन है, पर OBC कैटेगरी के जॉब करने वाले जो लोग हैं वो 17.5% है सरकारी नौकरी के अंदर। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि रिजर्वेशन देने के बाद भी ग्रास रूट लेवल पे वो गैप पूरा नहीं हो पा रहा है। एक ये भी डाटा दोस्तों सामने आया है कि OBC, SC और ST समुदाय के जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं उसमें से 40% से जो ज्यादा कैटेगरी वाले लोग हैं वो मीनियल जॉब कर रहे हैं, सफाई का जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार के छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। 149 जो ऑफिसर्स हैं, टॉप ऑफिशियल पोस्ट हैं, उसमें से एक भी SC समुदाय के लोग नहीं हैं। अगर हम IAS एग्जाम की बात करें 2018 से लेकर 2022 तक की बात करें तो करीब 4300 IAS ऑफिसर बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि OBC और SC और ST समुदाय से आते हैं, जबकि OBC, SC और SC समुदाय जो हैं करीब 75% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो करीब 42% ऐसी जो रिजर्व सीट थी ऐसी कम्युनिटी के लिए वो अभी भी टीचर्स के लिए खाली हैं। बात करें IITs के अंदर तो 98% जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग के जो प्रोफेसर हैं IIT के अंदर आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो रिजर्वेशन जो बनाया गया था मॉडल 1947 में, 1980 में और उसके बाद 1990 में वो इम्प्लीमेंट किया गया, ग्रास रूट लेवल पे कुछ फायदा भी हुआ है, बट उस स्तर का फायदा नहीं हुआ जो हमने सोचा था। आज भी गैप बना हुआ है, बट इस गैप को कम कैसे कर सकते हैं? क्या रिजर्वेशन की पॉलिसी को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है? इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, पर यह आवश्यकता दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करना नहीं चाहती। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि कास्ट को या रिजर्वेशन को चेंज कर सके, बिकॉज आज के डेट में बहुत बड़ा वोट बैंक हर पॉलिटिकल पार्टी का कास्ट और उसके बेसिस पे जो रिजर्वेशन के नाम पे जो पॉलिटिक्स की जाती वो है। अगर हम भारत की सरकार से इस बात को पूछे कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन के अलावा आपके पास क्या उपाय है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। दूसरा इसका साइड एक ये भी दोस्तों कि जब कास्ट के नाम पे वोट बैंक कर कर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है तो उसके कुछ रिपरकशन भी होते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो पटेल कम्युनिटी के लोग हैं, कर्नाटक के अंदर जो लिंगिया कम्युनिटी के लोग हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं, वो लोग अपने अपने लेवल पे बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है, उनका प्रेजेंस है, बट फिर भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, हमें भी OBC में शामिल किया जाए, हमें भी फायदा दिया जाए। और जो लोकल सबके अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जाटों के अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मराठाओं के अलग हैं, पटेल के अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सभी लोग इनको वोट बैंक के नाम पर अपील करते हैं। तो एक बहुत बड़ा समस्या आ गया। 60% हम रिजर्वेशन दे चुके हैं और कितना रिजर्वेशन देंगे? क्या सबको रिजर्वेशन देंगे? तो फिर इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, इसके ऊपर चर्चा करने की दोस्तों किसी के अंदर हिम्मत नहीं है और कोई इसके ऊपर चर्चा करना भी नहीं चाहता है। सब लोग बस अपील करना चाहते हैं और अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम सभी लोग चाहते हैं कि कास्ट लेस सोसाइटी बन जाए, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट हमारी जो सोशल पॉलिसी, हमारी जो राजनीति है वो कास्ट के नाम पे हो रही है। ये गजब डुप्लीशियस मेंटेलिटी है। इसीलिए दोस्तों सैमुअल स्माइल एक स्कॉटिश ऑथर और गवर्नमेंट रिफॉर्मर है, उनका एक बहुत अच्छा कोट है, मियर पॉलिटिकल रिफॉर्म विल नॉट क्योर द मेनफोल्ड इविल्स फ्रॉम नाउ एफिशिएंट सोसाइटी, देयर रिक्वायर्स अ सोशल रिफॉर्म, ए डोमेस्टिक रिफॉर्म एंड एन इंडिविजुअल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म और इंडिविजुअल रिफॉर्म कैसे करेंगे दोस्तों, उसका क्या प्रोसेस है? ये सरकारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
तो दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान क्या है, कैसे इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है? नाउ लेट अस सी द डिटॉक्स पर्सपेक्टिव ऑन दिस प्रॉब्लम। दोस्तों 75 साल पहले आजादी के समय अगर हम बात करें तो कम्युनिटी के बेसिस पर जो रिजर्वेशन दिया गया उस टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब पे ठीक था, पर आज आजादी के 75 साल होने के बाद जब देश अमृत काल को मना रहा है तो हमें इस पॉलिसी को चेंज करने की आवश्यकता है। हमें कम्युनिटी के बेसिस पर ना रिजर्वेशन देकर हमें इंडिविजुअल बेसिस पर रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। अब इंडिविजुअल बेसिस के लिए हम कई सारी कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसका सोशल डिप्रिवेशन लेवल कितना है, वो किस कैटेगरी में आता है, किस सोसाइटी के किस स्ट्रक्चर से आता है, किस एरिया में रहता है, उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। इन सारी कैटेगरीज के हिसाब पे हम लोगों को इंडिविजुअल कैटेगरी बना के उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दलित आदमी है, अगर वो झारखंड में रह रहा है, उड़ीसा में रह रहा है, और कोई दलित आदमी जो है दिल्ली में, बैंगलोर में और मुंबई में जॉब कर रहा है, तो दोनों दलित हैं बट दोनों के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो दलित जो झारखंड में काम कर रहा है, जो वहां गांव में रह रहा है, उसको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, पर जो दलित दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में कमा रहा है उसको हम क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि दलित है बट उसकी इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है। कई सारे ऐसे बिलियनियर्स हैं जो दलित हैं और कई सारे ऐसे गरीब हैं जो कि ब्राह्मण हैं। तो हमें एक कम्युनिटी के नाम पर रिजर्वेशन देने के बजाय इंडिविजुअल बेसिस पर लोगों के रियल कंडीशन को देखते हुए हमें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 2, इस पॉलिसी को लाने से दोस्तों क्या होगा कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेट्रेड है एक समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय को। कोई ब्राह्मणों से नफरत कर रहा है, ब्राह्मण जो है दलितों से नफरत कर रहे हैं, कोई ओबीसी से नफरत कर रहा है, कोई जाटों से नफरत कर रहा है, कोई भीमटों से नफरत कर रहा है। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। जय भीम वाले ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों वाले जय भीम को गाली दे रहे हैं। पर अगर ये जो कम्युनिटी के नाम पर जो हमने लोगों को रिजर्वेशन दिया है, ये जो राजनीति की है, अगर इसको इंडिविजुअल बेसिस पर अगर हम ले आए तो ये जो नफरत है दोस्तों कम्युनिटी से, ये काफी हद तक कम हो सकती है और ये खत्म भी हो सकती है। तीसरी बात दोस्तों, आज की डेट में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। हम अगर एक एल्गोरिदम बनाएं, 140 करोड़ भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनका एक डाटा बनाएं कि किसका बाइंग कैपेसिटी कितना है, किसका परचेजिंग कैपेसिटी कितना है, किसका पर कैपिटा इनकम कितना है, किसका सोशल स्टेटस कितना है, उसके हिसाब से अगर हम एक एल्गोरिदम बनाएं, मशीन्स को ट्रेन करें तो हम आसानी से डाटा बना सकते हैं, नीड ओरिएंटेड डाटा बना सकते हैं। पहले इंडिविजुअल बेसिस पर रिजर्वेशन देना बहुत टफ था मैन्युअली, बट अब एआई है, हम चुटकियों में काम को कर सकते हैं दोस्तों। हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई दलित अगर आसाम में रह रहा है, कोई बंगाल में रह रहा है, कोई झारखंड में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, उसकी नीड्स क्या क्या है। सबकी नीड एक जैसी नहीं है। महाराष्ट्र के रहने वाले दलित की कुछ अलग नीड है और नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले अंदर जो दलित उसके कुछ अलग नीड है। जो नीड ओरिएंटेड ये जो एनालिसिस है उसके हिसाब से जो पॉलिसीज बनाने का जो काम है आज की डेट में इसको आसानी से किया जा सकता है, उसको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। सोल्यूशन दोस्तों इस वीडियो का यही था कि कास्ट के नाम पर अगर हम अपीजमेंट करते रहेंगे तो कब तक रिजर्वेशन देंगे और किस हद तक देंगे, इसका कोई अंत नहीं है और ये हमारे समाज को अंदर से दीमक की तरीके से खोखला करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। नेता लोग आएंगे इलेक्शन के समय पर बड़ी बड़ी वादे करेंगे बट उनके पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। इसलिए दोस्तों कम्युनिटी के नाम पर रिजर्वेशन ना देकर, उसके नाम पर अपीज ना कर हमें नीड ओरिएंटेड और इंडिविजुअल बेसिस पर रिजर्वेशन को करने की आवश्यकता है। यह था दोस्तों आज की वीडियो का हमारा एक पर्सपेक्टिव था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चुनाव के टाइम में दोस्तों इस प्रकार की कई पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं, जो सीरीज हैं, जो हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये सीरीज दोस्तों हम आगे आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।